आज जो है खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सबक का दूसरा पैराग्राफ है। क्लास फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक 1, उसमें से पहला सबक और उसका दूसरा पैराग्राफ है, जिसकी मैं ट्रांसलेशन आपके सामने करूंगा। फिर फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन होगी, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ट्रांसलेशन होगा, और उसके बाद जो है हम हर सेंटेंस की ट्रांसलेशन अब मुहावरा तर्जमा करेंगे पूरे जुमले का। यानी ट्रांसलेशन तर्जमा करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह की जिंदगी के इब्तदाई साल वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉस, बहुत ज्यादा जाती नुकसान में बसर हुए से गुजरे, यानी आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा जाती तौर पे। हिज फादर, वो नुकसान क्या थे वो आगे बताएंगे। हिज फादर, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, पास अवे का मतलब होता है वफात पा जाना, इंतकाल कर जाना। पास्ड अवे, वफात पा गए, बिफोर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश से पहले। एंड हिज मदर, और आपकी जो वालिदा हैं, माँ हैं, हजरत आमिना डाइड व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, उनकी वफात उस वक्त हुई जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। 6 years old यानी आपकी उम्र 6 साल थी। ऑर्फन्ड एट सच ए टेंडर एज, इतनी कम उम्र में यानी आप जो है वो यतीम हो गए, यानी माँ बाप दोनों, पहले वालिद यानी चले गए, फिर माँ भी चली गई, वालदा भी चली गई। ही वॉज टेकन इन बाय हिज ग्रैंड फादर, तो आपकी जो सरपरस्ती है या देखभाल है वो आपके दादा ने ले ली। हजरत अब्दुल मुतलिब, आपके दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुतलिब। हु लवंगली केयर्ड, जिन्होंने आपका बहुत प्यार से ख्याल रखा। फॉर हिम, आपका, until his own passing away, यहाँ तक कि वो भी वफात पा गए। 2 years later, 2 साल के बाद, यानी जब आप 6 साल की उम्र में उनके पास गए थे, तो उसके 2 साल बाद, यानी जब तकरीबन आप 8 साल के हुए होंगे, तो आपके दादा जो हैं हजरत अब्दुल मुतलिब, वो भी वफात पा जाते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद, हजरत अबू तालिब, हिज पैटर्नल अंकल, जो आपके चचा हैं। पैटर्नल अंकल, चचा होता है, अंकल चचा भी हो सकता है, मामू भी हो सकता है। तो अगर चचा है तो उसके साथ इंग्लिश में लिखा जाता है पैटर्नल अंकल, और अगर मामू है तो उसके साथ लिखा जाता है मेटर्नल अंकल, यानी पी की जगह सिर्फ एम लिख देते हैं। मैटरनल अंकल वो मामू होता है, यानी ये बाप का भाई हो गया, वो माँ का भाई होता है। मैटरनल से आप याद कर लें, मैटरनल मदर से रिलेटेड होता है। तो मैटरनल अंकल यानी मदर से रिलेटेड है, तो मदर का जो भाई होगा वो आपका मामू होता है। टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ने जिम्मेदारी ली, फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश की। अपब्रिंग होता है परवरिश करना। एंड रिमेन्ड, और रहे, स्टेडफास्ट गार्डियन, एक साबित कदम सरप्रस्त, गार्डियन सरप्रस्त। थ्रू आउट हिज यूथ, आपकी पूरी जो जवानी है उसके दौरान। यानी पैरा में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिद हैं, वो आपकी पैदाइश से पहले वफात पा जाते हैं। फिर वालदा जब आप 6 साल के होते हैं तब वफात पा जाती है। फिर आप जाते हैं अपने जो है दादा अबू के पास। दादा जो हैं वो भी आपके 6 साल बाद, 2 साल के बाद वो वफात पा जाते हैं, और अब आप आते हैं अपने चचा अबू तालिब के पास, जो आपकी पूरी जवानी के दौरान जो है आपके साथ रहते हैं। उसके बाद है ये फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन है
यानी द अर्ली ईयर, इब्तदाई साल। क्योंकि कोशिश किया करें कि लफ्ज़ों का जो एक फ्रेज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड, रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, उनका याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसमें अलग-अलग भी करें, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला के याद करें तो वो ज़्यादा होता है। जैसे पास्ड अवे, वफ़ात पा गए, और हिज फादर, उनके वालिद, तो इस तरह से ज़्यादा आसानी रहती है। ये आप इसको स्टॉप करके सारे वर्ड्स मीनिंग पढ़ लें। ये बाकी हैं, यहाँ पे आके तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे मेरे ख्याल में, थ्रू आउट हिज यूथ, उनकी पूरी जवानी में। अब जो है ट्रांसलेशन है सेंटेंस की या लाइन की। अब ट्रांसलेशन, मैं तो आपसे यही कहता हूं कि एक दफा मैंने उधर से पढ़ा दी है, लेकिन हमारी आपने ये देखना है कि आपकी बेस लैंग्वेज कौन सी रखनी है आपने। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि जब तक कोई कोई भी इंसान ये नहीं समझता कि वो बेस लैंग्वेज अपनी कौन सी बना रहा है, और उस बेस लैंग्वेज के बाद सेकंड लैंग्वेज जो वो सीख रहा होता है, वो हम चाहे कुछ भी आप लोग कर लेना, चाहे आप कुछ भी जितना भी पढ़ लिख जाएं, जितना भी कर लें, आपका सोचना उर्दू में ही रहता है। अब जब तक आपका सोचना इंग्लिश में मुंतकिल नहीं होता, तो अब इतना आसान भी नहीं है। जैसे जिन लोगों से मैं हमने पढ़ाया है, लोगों को देखा या जितना भी, तो इंग्लिश में सोचना तो तभी सोचा जा सकता है ना जब आपके इर्द गिर्द सिर्फ इंग्लिश ही हो। अब जब आपको उर्दू के साथ सामना पड़ता है आपका, और वो भी हमें पढ़ने की हद तक ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फिर वही सारा उर्दू ही चलती है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं या कुछ लिखना पड़ता है। अब जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आता है वो हमारा सोचना तो उर्दू में होता है, लिखना इंग्लिश में होता है। ये चीज जो है, अगर आप कोई भी तालिब इल्म इस बात को समझ जाए कि मैंने जब सोचना है उर्दू में है, तो मैं उर्दू से ही उसकी इंग्लिश सीखूंगा। चाहे वो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसका उर्दू आपने बताना है, वो भी ठीक है। वो तो आपका हो गया जब आप कोई तहरीर लिखी हुई आएगी और आप उसको पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे, आप कहेंगे ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको कुछ खुद बनाना पड़ेगा, तो आपका दिमाग उर्दू में चलेगा, फिर आपको इंग्लिश में लिखने में बहुत दिक्कत होगी। अब ऐसा नहीं है कि उन लफ्जों की आपने इंग्लिश नहीं पढ़ रखी होती, लेकिन आपने उस तरह सोचा नहीं होता कि ये जो उर्दू के अल्फाज हैं, ये जो उर्दू का जुमला है, इसकी इंग्लिश क्या होती है। पढ़ी तो आपने हुई होती है, लेकिन वो आप इंग्लिश पढ़ के तो बता देते हैं कि इसकी उर्दू ये है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम आप उर्दू पढ़ के उसकी इंग्लिश नहीं बता पाते। यानी आपकी जो बुनियादी बेस लैंग्वेज है ना, उसमें हम लोग जब कुछ भी क्रिएट करना होगा तो आप हमेशा अपनी बुनियादी जबान में ही सोचेंगे। अब उस बुनियादी जबान को ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखें, चाहे कुछ भी है। ये मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होता कि आप कहेंगे ये इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते होते। उसकी निस्बत भी आसान है जब आप इधर से पढ़ के आप नीचे उर्दू मिला रहे होते हैं, उर्दू लिख रहे होते हैं उसकी। आप डायरेक्ट उर्दू पढ़ें और उसकी इंग्लिश देन मिले हैं, कैसे भला। रसूलुल्लाह के इब्तदाई साल, रसूलुल्लाह के इब्तदाई साल, द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह, गहरे जाती नुकसान से नुमाया थे, में गुजरे थे, वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉस। ये ऐसे बाकी लफ्जी तर्जुमा मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई समझ नहीं आती तो वहां से कर लें। उनके वालिद यानी हिज फादर, हजरत अब्दुल्ला देखे ना कैसे चल रहा है, उनकी पैदाइश से पहले वफात पा गए, पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ। और और उनकी वालिदा एंड हिज मदर, हजरत आमना उनका नाम है, का इंतकाल उस वक्त हुआ, डाइड, का इंतकाल उस वक्त हुआ, यानी डाइड का तर्जुमा इतने में करना है, जब, व्हेन। यानी इधर देखें डाइड है, लेकिन आपने इधर क्या किया, का इंतकाल उस वक्त हुआ। सिर्फ डाइड का यानी कि इतने इजाफी अल्फाज आपने लगा लेने होते हैं, सिर्फ वो मफहूम की वजह से। उर्दू में मफहूम है और इंग्लिश उसकी फिर इक्वल तो बिल्कुल चलता नहीं है। डाइड व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, जब वो सिर्फ जब आप सिर्फ 6 साल के थे, जब वो या जब आप सल्लम सिर्फ 6 साल के थे। अब इस बात को समझ के रखें, क्योंकि आपने ये देखें कि जब आप फिर इंग्लिश आपको उर्दू में मिल जाएगा ना, का इंतकाल उस वक्त हुआ, आप ही डाइड व्हेन,
یہ ڈائڈ وین یہ نہیں آئے گا. آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہیں گے کہ اس لفظ کی انگلش کیا ہے، اس کی کیا ہے، وہ مہارت نہیں رہتی، پھر بچے کی پریکٹس نہیں ہوتی. تو انسان کی سوچ کی بھی، سوچنے کی بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ کریں بس. سینٹینس 3 ہے، ایسی نازک عمر میں یتیم ہونے پر، orphan at such a tender age نازک عمر. ان کی پرورش ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی. He was taken by he was taken in یعنی پرورش کرنا by his grandfather دادا نے، یعنی ان کی پرورش جو ہے ان کے دادا نے کی، جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب نے کی. ہو اس کے بعد جنہوں نے 2 سال بعد اپنے وفات تک محبت سے ان کی دیکھ بھال کی. who lovingly cared جنہوں نے محبت سے دیکھ بھال کی for him ان کی until his own passing away 2 years later 2 سال بعد اپنی وفات تک، یعنی ان کے دادا کی وفات تک. پھر ہے اس کے بعد دیر آفٹر. اب دیکھیں اس کے بعد دیر آفٹر. اب اگر آپ یہ یاد کر لیں اس کے بعد کی کیا انگلش ہوتی ہے دیر آفٹر، تو آپ جب لکھنے بیٹھیں گے نا، تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر تھاٹس لکھنے کا انداز ہمیشہ اردو میں ہی آتا ہے. کچھ نیا خود سے بنانا ہو تو وہ انگلش میں نہیں چلتا ہے. اب اگر آپ اردو میں اچھے ایفیشینٹ ہو جائیں اردو سے انگلش کنورٹ کرنے میں، یعنی آپ اردو کا اخبار پڑھیں اور اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیں، ایک مہارت یہ ہونی چاہیے، اور ایک مہارت یہ ہونی چاہیے کہ آپ انگلش کے اخبار پڑھیں اس کو اردو میں کنورٹ کر لیں. ہم نے آدھا حصہ کرنا ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ انگلش کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ پڑھ کے اس کو اردو میں تو کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اردو سے انگلش نہیں کر پاتے. تو وہاں سے وہ کریشن نہیں آتی کہ آپ کچھ بھی کریٹ کرنا چاہیں گے، کچھ بھی لکھنا چاہیں گے، آپ کبھی نہیں لکھ پائیں گے. اس کے بعد دیر آفٹر ان کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی. حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل چچا ٹوک ریسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگنگ، آپ کی پرورش کی ٹوک ریسپانسبلٹی ذمہ داری سنبھال لی. اینڈ ریمینڈ اور وہ ان کی پوری جوانی میں ایک ثابت قدم سرپرست رہے. اینڈ ریمینڈ اے اسٹیڈ فاسٹ گارڈین تھرو آؤٹ ہز یوتھ. ایسے یعنی پھر بھی وہی کہوں گا کہ آپ اردو کو پڑھیں اور اس کی انگلش سوچنے کی کوشش کریں، یعنی ڈائریکٹ آپ اس پہ نہ جائیں، اس پہ رہیں زیادہ ٹرانسلیشن. اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، پہلے آپ اردو الگ سے لکھ کے بیٹھ جائیں، آپ اردو لکھ کے بیٹھ جائیں اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں، اور پھر بک کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ آپ نے کس معیار کی ٹرانسلیشن کی ہے. اگر آپ جیسے 11ویں کلاس کا یہ ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ کو اسی طرح لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ ایک نیا بھی جنریٹ کر پائیں گے، جہاں تھوڑا بہت لفظوں کی تبدیلی ہوگی تھوڑا بہت، لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہوتا اردو میں ہی ہے. اردو میں اگر آپ کو کچھ تبدیل کرنا آتا ہے تو آپ انگلش میں بھی کر پائیں گے، ڈائریکٹ انگلش میں آپ اتنا نہیں کر پاتے ہیں. یا تو پھر وہی بات ہے کہ یا تو ہماری جو ہے بیس لینگویج بھی صرف انگلش بن جائے، پھر یہ اردو والا ساتھ میں ہو ہی نہ کچھ. تو ایسا ہے نہیں. اردو کو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اردو سے انگلش کرنا سیکھ جاؤ، انگلش سے اردو آپ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا. اور یہ بھی جب یا آپ ٹرانسلیٹ کرنے بیٹھیں تو یقین کریں آپ یہ قومیں اور کیپٹل ان کا بھی خیال رکھ کے بیٹھیں اور ادھر انگلش میں کنورٹ کریں. بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. شروع میں تھوڑی بہت دقت ہوگی آپ کو، کچھ دن ہوگی، اس کے بعد بالکل آپ جو پوری بک جو ہے اردو سے انگلش میں کنورٹ کرنا اور انگلش سے اردو میں کنورٹ کرنا سیکھ جائیں گے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہلا لیسن پڑھتے ہیں تو اس کو اردو میں تو کنورٹ آپ کرتے ہی کرتے ہیں، اس کو واپس انگلش میں بھی کنورٹ کرنا سیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انگلش کیسی ہوتی ہے.